हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं नवदीप, वेलकम टू अनअकैडमी। आज हम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इंडियन पॉलिटी में ये टॉपिक फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, लेकिन आज मैं इस टॉपिक को इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये न्यूज में था। कल न्यूज आई कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो डीलिमिटेशन कमीशन के ऑर्डर्स होते हैं, दे आरंट इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। मतलब यह है कि डीलिमिटेशन कमीशन के जो ऑर्डर्स आएंगे रिगार्डिंग डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर द इलेक्शंस, उन कमीशन के उन ऑर्डर्स को भी चैलेंज किया जा सकता है। अगर आपने आर्टिकल पढ़ा होगा तो उसमें लिखा था दे आर नॉट सब्जेक्ट फॉर जुडिशियल रिव्यू, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली कहा कि दे कैन बी चैलेंज इन द कोर्ट। अब जो वर्ड है, मेन जो एक क्लास है आज की, वो इसलिए ली जा रही है कि ये वर्ड जुडिशियल रिव्यू कहां से आया, इसका एक्सपेंशन कैसे हुआ एंड व्हाट इट सेज। चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आर्टिकल्स 12 से लेके 35 दे डील विद द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स उन राइट्स को कहते हैं जो जस्टिसिएबल होते हैं। मतलब फंडामेंटल राइट्स आर अगेंस्ट स्टेट। ये स्टेट के अगेंस्ट होते हैं। स्टेट मींस गवर्नमेंट। अगर स्टेट आपसे ये वाले राइट्स छीनते आए, दीज आर सिविल पॉलिटिकल राइट्स। अगर स्टेट आपसे ये सिविल पॉलिटिकल राइट्स छीनता है तो आप सीधे जाएंगे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, बिकॉज दीज आर जस्टिसिएबल। तो मेरे साथ फिर सोचो, फिर एक बार रिमेंबर करो माइंड में, फंडामेंटल राइट्स क्या होता है। फंडामेंटल राइट्स आर द सिविल पॉलिटिकल राइट्स दैट आर जस्टिसिएबल। कोई आपसे पूछेगा व्हाट यू मीन बाय जस्टिसिएबल, आप बोलेंगे जस्टिसिएबल मींस दैट दे आर प्रोटेक्टेड बाय द जुडिशरी एंड गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी किया हुआ है कि पार्ट 3 में जो राइट्स है वो इंडियंस को गारंटीड है। अगर स्टेट कभी आपसे छीने तो यू कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ओके, सो फंडामेंटल राइट्स का पहला फीचर, दे आर जस्टिसिएबल। दूसरा फीचर, दे आर अगेंस्ट स्टेट। ओके, अब यहां देखो, जो मैंने चीज आपसे कही कि फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल, आपका क्वेश्चन होगा कि सर ये लिखा कहां पर है। आपने बोल तो दिया, लेकिन हमारे संविधान में ये लिखा कहां पर है। बेटा ये लिखा है आर्टिकल 13 में। आर्टिकल 13 में अगर मैं आपको ट्रिक में समझाऊं क्या लिखा है, तो आर्टिकल 13 में लिखा है ओला वैक। क्या लिखा हुआ है, कैसे याद रखेंगे इसको हम, ओला वैक। कैसे याद रखेंगे, क्या बोलेंगे आप, ओला वैक। व्हाट डज इट मीन, मैं समझाता हूं, कोई इशू नहीं। आर्टिकल 13 कहता है, ओ से आता है एनी ऑर्डर, एनी एक्शन, एनी ऑर्डर, एनी एक्शन, एनी लेजिस्लेशन, एनी अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहता है, ओला का मतलब क्या है, एनी ऑर्डर, एनी एक्शन, एनी लेजिस्लेशन, एनी अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी क्योंकि फंडामेंटल राइट्स आर अगेंस्ट द स्टेट, तो स्टेट का कोई भी ऑर्डर, स्टेट का कोई भी एक्शन, स्टेट का कोई भी लेजिस्लेशन, स्टेट का कोई भी अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन जो आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे, एब्रिज करे या कॉन्ट्रावीन करे, क्या क्या करे, तो फिर से मेरे साथ रिपीट करो। मैंने क्या कहा, ओला वैक। ओला वैक का मतलब क्या है, स्टेट का कोई भी ऑर्डर, स्टेट की कोई भी एक्शन, स्टेट का कोई भी लेजिस्लेशन, स्टेट की कोई भी अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन जो आपके और मेरे फंडामेंटल राइट्स को क्या करे, वायलेट करे, उसे तोड़े, एब्रिज करे, छेड़खानी करे, कॉन्ट्रावीन करे, कवर करे। तो आर्टिकल 13 कहता है डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। या तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएं या आप हाई कोर्ट जाएं। सुप्रीम कोर्ट उस ऑर्डर की, उस एक्शन को, उस लेजिस्लेशन को, उस अमेंडमेंट को डिक्लेयर करेगा नल एंड वॉइड अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट करेगा
अंडर आर्टिकल 226। सर ये आप क्या बोल गए इतनी जल्दी में, मैं समझ ही नहीं आया। मैं बता देता हूं बेटा, अगर आर्टिकल 13 में ये लिखा है कि स्टेट का कोई भी ऑर्डर, स्टेट की कोई भी एक्शन, स्टेट का कोई भी लेजिस्लेशन, स्टेट का कोई भी अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन जो आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेगा, एब्रिज करेगा, कॉन्ट्रावीन करेगा, तो आप सीधे या तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या हाई कोर्ट जा सकते हैं। क्योंकि मैंने फंडामेंटल राइट्स की जब डेफिनेशन बोली थी तभी मैंने आपको बोला था कि फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टेड बाय द जुडिशरी एंड गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपके पास पावर है कि अगर गवर्नमेंट आपके फंडामेंटल राइट्स आपसे छीन रही है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या हाई कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को यह पावर दिया गया है कि वो ऑर्डर पास कर सकते हैं, गवर्नमेंट की उस एक्शन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं, गवर्नमेंट के उस ऑर्डर को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं, उस अमेंडमेंट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं, बिकॉज फंडामेंटल राइट्स आर सैक्रोसेंट, उनसे कुछ छेड़ नहीं सकता। और ये पावर सुप्रीम कोर्ट को मिला गया अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट को मिला है अंडर आर्टिकल 226। ये बात थी पूरी। अब आप बता दें, यहां तक की कंडीशन क्लियर है? कोई इश्यूज तो नहीं यहां तक? कोई भी इश्यूज होंगे तो आप कमेंट कर देंगे मेरे को। सो दिस इज व्हाट आर्टिकल 13 सेज। जो फंडामेंटल राइट्स की मैंने डेफिनेशन आपको साथ पहले ही मैंने आपको बताई थी वो सब तकरीबन हमने डिस्कस कर ली है अंडर आर्टिकल 13 ओनली। अब आगे बढ़ते हैं। तो आर्टिकल 13 का जो ये पावर है जिससे गवर्नमेंट की किसी भी ऑर्डर, किसी भी एक्शन, किसी भी लेजिस्लेशन, किसी भी अमेंडमेंट को वायलेट करे, अब्रिज करे, कॉन्ट्रावीन करे फंडामेंटल राइट्स को, उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। इस पावर को, इस सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट के पावर को बोलते हैं हम लोग जुडिशियल रिव्यू। इस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पावर को हम क्या बोलते हैं? जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का वो पावर जिसके अंतर्गत ये गवर्नमेंट की किसी भी ऑर्डर, किसी भी एक्शन, किसी भी लेजिस्लेशन, किसी भी अमेंडमेंट को जो हम लोगों के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे, अब्रिज करे, कॉन्ट्रावीन करे, उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं। क्लियर? वैसे एक चीज बता दूं, सरकार हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकती, एब्रिज नहीं कर सकती, कॉन्ट्रावीन नहीं कर सकती, लेकिन सस्पेंड कर सकती है। ओके, सिर्फ क्या नहीं कर सकती? वायलेट, एब्रिज एंड कॉन्ट्रावीन। ये बात याद रखना। तो जो आर्टिकल 13 में कोर्ट्स को ये पावर दिया गया है, इसी को हम लोग कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जुडिशियल। इसी को हम लोग कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। सो आर्टिकल 13 में ही पावर दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को, किसका? जुडिशियल रिव्यू का। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जब आप पढ़ोगे तो जुडिशियल रिव्यू का पावर किसके लिए दिया गया था? फंडामेंटल राइट्स के लिए। यहां तक क्लियर होगी बात? तो अगर मैं आपको अभी शॉर्ट में बोलूं, बिल्कुल शॉर्ट में अगर मैं आपसे बोलूं कि जुडिशियल रिव्यू क्या है बेटा, मेरे को बताओ जुडिशियल रिव्यू क्या है, तो आप बोलेंगे सर जुडिशियल रिव्यू इज गिवन इन आर्टिकल 13 जिसमें लिखा हुआ है एनी ऑर्डर, एनी एक्शन, एनी लेजिस्लेशन, एनी अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेगा, एब्रिज करेगा, कॉन्ट्रावीन करेगा, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाएं, वो इस ऑर्डर को, वो गवर्नमेंट के ऑर्डर, एक्शन, लेजिस्लेशन, अमेंडमेंट को डिक्लेयर कर देगा एज नल एंड वॉइड। और इस पावर को, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पावर को हम लोग कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। क्या कहते हैं हम लोग इसको? जुडिशियल रिव्यू। समझ आ गई जुडिशियल रिव्यू? कमेंट में जरूर मेरे को बता देना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना? लेट्स मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं। पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के पास भी एक पावर है जो से पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। हमारे संविधान का जो पार्ट 20 है उसमें एक ही आर्टिकल है, वो है आर्टिकल 368। ओके, कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 368। अब यहां देखो, आर्टिकल 368 बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत बार अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। कई बार पूछा जाता है कि अमेंडमेंट पावर जो पार्लियामेंट के पास है वो कौन से पार्ट में? मैंने आपको बता दिया पार्ट 20 में। कभी पूछा जाता है विच आर्टिकल डील्स विद अमेंडमेंट पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल का नाम है 368। ओके, सो हु हैज द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन? सो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368, पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का संशोधन करने का जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास है, स्टेट्स नहीं कर सकती, सिर्फ पार्लियामेंट कर सकता है। क्योंकि ये पावर आर्टिकल 368 में
दिया गया है पार्लियामेंट को। ओके, लेकिन हम इस वक्त अमेंडमेंट नहीं पढ़ेंगे, हम इस पर एक चीज पढ़ेंगे। क्या लिखा है यहां पे? आप आर्टिकल 368 देखेंगे, यहां पर लिखा है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर अमेंड बाय वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन, रिपील एनी प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। जो मेन चीज मैं अब आपको दिखाना चाहता हूं उसके ऊपर जोर दीजिएगा। यहां पे लिखा है पार्लियामेंट में रिपील, एडिशन, वेरिएशन और रिपील एनी प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। बेटा बात समझो, एनी प्रोविजन। आर्टिकल 13 कहता है कि आप ओला वैक नहीं कर सकते। एनी ऑर्डर, एनी एक्शन, एनी लेजिस्लेशन, एनी अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेगा, ब्रिज करेगा, कॉन्ट्रावीन करेगा, उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और वहीं पर थोड़े से आगे चलो आर्टिकल 368 पे, वहां पे कहता है कि पार्लियामेंट किसी भी पार्ट को, किसी भी चीज को अमेंड कर सकता है। तो अगर आप ढंग से समझेंगे ना, समझिए आप पहली बार इसे पढ़ रहे, तो आर्टिकल 13 कह रहा है कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकता, ओला वैक है ना। 368 कहता है कि पार्लियामेंट किसी भी प्रोविजन को अमेंड कर सकता है इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट। जब एनी लिखा है तो इसका मतलब फंडामेंटल राइट्स को भी कर सकते हैं। एकदम से दो दो बातें आगे, आप समझ रहे? क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स कंफ्यूज थे? आपने आर्टिकल 13 में कहा कि भाई साहब फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं करना, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। जैसे ही मैं 368 पे पहुंचता हूं, क्या पढ़ता हूं वहां पे कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी प्रोविजन। ओके, अब मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन है, मैं आपको पढ़ा भी रहा हूं, मैं पढ़ा भी हूं, मेरे दिमाग में क्वेश्चन है कि यार ये ज्यादा पावरफुल कौन है दोनों में? आर्टिकल 13 पावरफुल है या आर्टिकल 368 पावरफुल है? मतलब मैं समझा देता हूं आपको। अगर आर्टिकल 13 पावरफुल है तो पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को हमसे छीन नहीं सकता क्योंकि ओला बैक लग गया। अगर 368 पावरफुल है तो फंडामेंटल राइट्स का कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि फिर तो कोई भी फंडामेंटल राइट सरकार हमसे ले सकती। ये सूरत हाल स्टार्टिंग के दिनों में ही इंडिया ने फेस की। यही कंफ्यूजन इंडिया में आई स्टार्टिंग के दिनों में कि पावरफुल कौन है, आर्टिकल 13 या आर्टिकल 360 है। आपको पता होगा कि स्टार्टिंग में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हुआ तो राइट टू प्रॉपर्टी was a fundamental right. In the original constitution, right to property was a fundamental right. Fundamental right था, यानी स्टेट आपसे आपकी प्रॉपर्टी नहीं छीन सकती, बिकॉज इट वॉज ए फंडामेंटल राइट। तो होता क्या था कि अगर गवर्नमेंट को कोई डैम बनाना है, कोई ब्रिज बनाना है, कोई रेलवे की कोई लाइन बिछानी है, वो लोगों के पास जाते थे कि यार जरा अपनी जमीन दे दो। लोग क्या कहते थे कि प्रॉपर्टी क्या है? फंडामेंटल राइट। लोग देते नहीं थे। डेवलपमेंट लैंड के बिना पॉसिबल ही नहीं है। तो गवर्नमेंट को, अब सोचिए जो पहली गवर्नमेंट है हमारी, मैक्सिमम वही बंदे हैं उस सरकार में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी मेंबर्स थे। मैक्सिमम बंदे वही हैं सरकार में, वही बंदे मैक्सिमम में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी बंदे थे। तो उन्हें रियलाइज हुआ कि ये राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट बनाने से डेवलपमेंट में तो अड़चन आएगी। इसीलिए पार्लियामेंट ने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की। 1951 में ही गवर्नमेंट ने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। इस फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में
गवर्नमेंट ने इंसर्ट किया 9th शेड्यूल। याद रखना, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 ही शेड्यूल थे। आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल है। जो 9th शेड्यूल है, इट वॉज एडेड बाय फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ओके, और इसी के साथ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में 2 आर्टिकल्स भी इंसर्ट किए गए। पहला आर्टिकल था आर्टिकल 31A। पहला आर्टिकल था आर्टिकल 31A। इसमें कहा गया है कि पार्लियामेंट कोई भी लॉ पास कर सकता है फॉर द एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स। मैं समझाता हूं क्या कहा। अब अंबेडकर साहब यूं तो खा नहीं सकते थे, यूं तो हमसे राइट टू प्रॉपर्टी छीन नहीं सकते थे, तो उन्हें हाथ टेढ़ा कर दिया। उन्होंने 9th शेड्यूल ऐड किया और 2 आर्टिकल्स ऐड किए। एक आर्टिकल था आर्टिकल 31A, जिसमें अंबेडकर जी ने कहा कि पार्लियामेंट एग्रीकल्चर के रिफॉर्म्स के लिए कोई भी लॉ बना सकता है और कोई भी लोग, कोई भी सिटीजन उस लॉ को चैलेंज नहीं कर सकता, कोई भी कोर्ट उसे नल एंड वाइड डिक्लेयर नहीं कर सकता, बिकॉज इट इज फॉर द एग्रीकल्चर वेलफेयर। हम लोग एग्रीकल्चर के वेलफेयर के लिए अगर कल कोई भी लॉ बनाते, भले ही वो आपके फंडामेंटल राइट्स को भी तोड़े, बट यू कैन नॉट डिक्लेयर इट नल एंड वाइड। अंबेडकर सीधे तो खा नहीं सकते थे, राइट टू प्रॉपर्टी सीधे ले नहीं सकते थे, तो उन्होंने एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स का रास्ता लिया। क्योंकि इस टाइम पे 64% ऑफ द पॉपुलेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन द एग्रीकल्चर। अब आप सोचिए, फायदे इसके सोचो, ये एग्रीकल्चर रिफॉर्म से फायदे कितने। देखो, गवर्नमेंट ने डैम बनाया, जमीन ली पहले आपसे, आप बोलोगे राइट टू प्रॉपर्टी तो फंडामेंटल राइट है। सरकार बोलेगी भाई बात सुन, भाई एग्रीकल्चर को पानी दे रहे हैं, फील्ड्स में पानी जाएगा इस डैम का, डाइवर्ट कर रहे हैं हम लोग, बिजली बनेगी वो भी किसानों के लिए। पुल भी अगर गवर्नमेंट को बनाना है, रेलवे ब्रिज बनाना है, बोले आपका जो फसल है वो एक जगह से दूसरी जगह जल्दी जाएगी। तो गवर्नमेंट हर चीज को एग्रीकल्चर से लिंक करके आपकी प्रॉपर्टी लेती थी और आप कोर्ट जा भी नहीं सकते। और फिर एक और चीज लिखी आर्टिकल 13(1)B में, कहा ये जो अभी अभी हमने नया 9th शेड्यूल ऐड किया है ना, जो जस्ट अभी हमने 9th शेड्यूल ऐड किया ना पार्लियामेंट में, इट वुड बी इनविजिबल टू जुडिशरी। ये क्या होगा? जुडिशरी का इनविजिबल होगा, जुडिशरी को दिखाई नहीं देगा, नहीं दिखाई देगा जुडिशरी का। मतलब पार्लियामेंट कोई भी लॉ अगर 9th शेड्यूल में ऐड कर दे तो जुडिशरी में आप उसका जुडिशियल रिव्यू के लिए अपील नहीं कर सकते, क्योंकि 31B कह रहा है कि जो भी लॉ पार्लियामेंट पास करके 9th शेड्यूल में डालेगी वो जुडिशरी को दिखेगा ही नहीं। तो अगर मैं जल्दी इस स्लाइड का आपको नटशल में बता दूं तो गवर्नमेंट ने, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था, डेवलपमेंट हो नहीं रही थी, अंबेडकर साहब ने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया, एक शेड्यूल 9th शेड्यूल ऐड किया, 2 आर्टिकल्स ऐड किए, 31A, जिसने कहा गवर्नमेंट एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के लिए कोई भी लॉ पास करेगी अगर, उससे लोग नल एंड वाइड डिक्लेयर नहीं करवा सकते। फिर 31B ऐड किया कि कोई भी लॉ पास करके अगर गवर्नमेंट 9th शेड्यूल में डाल दे तो वो इनविजिबल हो जाएगा, जुडिशरी को दिखेगा ही नहीं। जुडिशरी बोलेगा कहां है बेटा, मैं तो कोई दिख ही नहीं रहा। देख रहे हैं दिमाग। अब यहां चलिए आगे। अभी भी कंफ्यूजन था सर कि कौन पावरफुल है, आर्टिकल 368 पावरफुल है या आर्टिकल 13 पावरफुल है। पार्लियामेंट का पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन पावरफुल है या कोर्ट का जुडिशियल रिव्यू का पावरफुल है। तो जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई ना अभी जो मैंने आपको पढ़ाया, इसको चैलेंज किया गया इन शंकरी प्रसाद केस। कौन से केस में इसको चैलेंज कर दिया? शंकरी प्रसाद केस में 1951 सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज कर दिया गया। क्यों? इसने क्या क्या बोला था? ये बोला था 9th शेड्यूल ऐड किया, 31A में बोला कि अगर पार्लियामेंट कोई भी लॉ एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के लिए बनाती है उसको हम नल एंड वाइड डिक्लेयर नहीं कर सकते। 31B में बोला कि 9th शेड्यूल में जो भी लॉ पड़ा है वो जुडिशरी को दिखेगा ही नहीं। दिस वाज चैलेंज इन शंकरी प्रसाद केस 1951। अब इस केस में बेसिकली क्वेश्चन पूछा क्या गया था
क्वेश्चन सुप्रीम, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये चीज याद रखना। सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया कि भाई साहब जरा बताइए पावरफुल क्या है, 368 पावरफुल है या आर्टिकल 13 पावरफुल है? क्या पार्लियामेंट का पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन पावरफुल है या हमारा जुडिशियल रिव्यू पावरफुल है? शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 368 इज मोर पावरफुल देन आर्टिकल 13, यानी पार्लियामेंट जो है इट इज मोर पावरफुल देन जुडिशियल रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। इसके बाद एक के बाद एक पार्लियामेंट ऐसे लॉज पास करता गया जिसने हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ पूरा वायलेशन किया। लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो फाइनल इंटरप्रेटर है उसने कह दिया कि 368 पावरफुल है, तो कोर्ट जा ही नहीं पा रहे थे लोग। यहां तक की कहानी क्लियर है? कमेंट में बता दे, कोई भी क्वेश्चन हो। आगे बढ़ते हैं। फिर 1964 में गवर्नमेंट ने एक और अमेंडमेंट लाई जिसे हम कहते हैं 70th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। 70th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1964 में आई थी। इसने राइट टू प्रॉपर्टी को वापस से डाइल्यूट किया, फर्दर डाइल्यूट किया, लोगों के राइट टू प्रॉपर्टी को और ज्यादा डाइल्यूट किया। इस 70th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज कर दिया गया इन सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। आपका क्वेश्चन यह होगा कि सर चैलेंज कैसे किया? पहले शंकरी प्रसाद केस में तो सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है। बिल्कुल, शंकरी प्रसाद केस में 3 जज बैठे थे। कितने जज बैठे सुप्रीम कोर्ट में? 3 जज बैठे होते। सुप्रीम कोर्ट में जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर होता है तो जजेस हमेशा ऑड नंबर में बैठते, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ऐसे, ताकि एक डिसीजन आ सके। अगर 3 जज कुछ बोल रहे हैं, 3 जज कुछ बोल रहे हैं, तो एक कोई ऐसा होगा ताकि टाई ना हो, इसलिए ऑड में बैठते। तो शंकरी प्रसाद केस में 3 जज बैठे थे। उसने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज किया गया था। हमारे सज्जन सिंह केस में 5 जज बैठ गए, क्योंकि और इसमें चैलेंज किया गया था 70th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को। अगर नीचे वाले जजेस की जजमेंट को ओवरटर्न करना है तो इस बार जो जजेस हैं वो ज्यादा नंबर में होने चाहिए। अगर पिछली बार 3 थे, इस बार 5, अब 5 वाले को 7 करेगा। ओके, ये चीज याद रखना। तो सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1965 का जो केस है, इसमें वापस से 70th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज किया गया और सज्जन सिंह केस में पूछा गया कि माई बाप इतना बता दो कि पावरफुल कौन है, आर्टिकल 368 पावर है या आर्टिकल 13 पावरफुल है। सज्जन सिंह केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई साहब बात ऐसी है, आर्टिकल 368 इज पावरफुल देन आर्टिकल 13, यानी द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज मच मोर सुपीरियर देन जुडिशियल रिव्यू। बोला ज्यादा पावरफुल है। लेकिन जब भी कभी बहुत सारे जजेस बैठ के सुप्रीम कोर्ट में फैसला दे रहे हो ना, तो हर एक जज अपनी अपनी जजमेंट पढ़ता है, अलग से पढ़ता है। जब सज्जन सिंह केस की जजमेंट आ रही थी ना, ये वाली, भले ही सब जजेस ने यही बोला कि हां आर्टिकल 368 ज्यादा पावरफुल है देन आर्टिकल 13, लेकिन इधर एक जस्टिस थे, उनका नाम था एम हिदायतुल्लाह। जस्टिस हिदायतुल्लाह जब अपनी जजमेंट पढ़ रहे थे, उन्होंने कहा हां आर्टिकल 368 पावरफुल है देन आर्टिकल 13, पर इसका मतलब यह नहीं कि आप रिपीटेडली यूज करेंगे आर्टिकल 368 अगेंस्ट आर्टिकल 13। अगर मैं शॉर्ट में बोला हूं तो जस्टिस हिदायतुल्लाह ने कहा कि आर्टिकल 368 शुड नॉट बी रिपीटेडली यूज्ड, should not be repeatedly used against Article 13। उन्होंने कहा हां मैं मानता हूं आर्टिकल 368 पावरफुल है,
लेकिन इट शुड नॉट बी रिपीटेडली यूज्ड अगेंस्ट आर्टिकल 13, यानी आप इसको रेगुलर यूज नहीं कर सकते फंडामेंटल राइट्स लोगों के छीनने के लिए। लुक एट द ब्यूटी, इमेजिन द ब्यूटी। बली केस, सज्जन सिंह केस आर्टिकल 368 के फेवर में था, बट लोगों को समझ में आ गया कि देयर इज ए लिमिट। आर्टिकल 368 की एक लिमिट है, क्योंकि हिदायतुल्लाह जस्टिस ने क्या कहा कि आर्टिकल 368 शुड नॉट बी रिपीटेडली यूज अगेंस्ट आर्टिकल 13, यानी देयर इज ए लिमिट। क्लियर हो गया कि देयर इज ए लिमिट। ओके, सो ये फ्रेज आगे जाके एक और केस को जन्म देता है। अब केस आता है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 में। इसमें पूछा गया कि भाई बाप, वो जस्टिस हिदायतुल्लाह ने बोला था कि देयर इज ए लिमिट, जरा बताना लिमिट क्या है। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस को 11 जजेस ने सुना। 11 जजेस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा 368 कैन नॉट बी यूज टू अमेंड बेसिक पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखना क्या कहा, 368 कैन नॉट अमेंड बेसिक पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखना वर्ड मेरा, मैं वर्ड क्या कह रहा हूं, बेसिक पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक पार्ट कह रहा हूं मैं, बेसिक स्ट्रक्चर नहीं कह रहा। क्या कहा, आर्टिकल 368 कैन नॉट अमेंड बेसिक पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक पार्ट को अमेंड नहीं कर सकते। जैसे फंडामेंटल राइट्स बोला कि एक बेसिक पार्ट है, उससे तुम लोग अमेंड नहीं कर सकते। यानी जो जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने कहा था देयर इज ए लिमिट। लिमिट क्या है कि पार्लियामेंट बेसिक पार्ट को अमेंड नहीं कर सकता। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछते रहते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक पार्ट, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक पार्ट इवॉल्व्ड इन कौन सा केस, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये बेसिक पार्ट है। क्लियर हो गया यहां तक, आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब गोलकनाथ केस की जजमेंट आती है, इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर है मिसेस इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी चाहती थी कि पार्लियामेंट शुड बी सुप्रीम, यानी 368 सुप्रीम होना चाहिए। शी वॉन्टेड पार्लियामेंट टू हैव अनलिमिटेड पावर। तो इंदिरा गांधी 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करती है 1971 में। याद रखना 42nd भी इंदिरा गांधी ने की, 42nd का उल्टा 24th, वो भी इंदिरा गांधी ने की। 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में इंदिरा गांधी ने आर्टिकल 368 को ही अमेंड कर दिया। यानी जिसमें अमेंडमेंट पावर दिया गया पार्लियामेंट को, आर्टिकल 368, उसको इंदिरा गांधी ने अमेंड कर दिया और कहा कि नथिंग इन आर्टिकल 13 कैन प्रिवेंट आर्टिकल 368। नथिंग इन आर्टिकल 13 कैन प्रिवेंट आर्टिकल 368। यानी पार्लियामेंट हैज अनलिमिटेड पावर। कोई बेसिक पार्ट वगैरह नहीं मैं मानती। हम पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकते। ओके, समझिए अब केस को। इसको 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971 को चैलेंज किया जाता है इंडिया के सबसे बड़े केस में। केस का नाम है केशवानंदा भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। 1972 का केस और इंडिया का सबसे बड़ा केस, सबसे बड़ा केस इंडिया का। इसकी जजमेंट आती है 24 अप्रैल 1973 को। इस दिन दो चीजें हुई हैं जिस दिन इसका जजमेंट आया। एक तो सचिन तेंदुलकर का बर्थ हुआ, द गॉड ऑफ क्रिकेट। सचिन तेंदुलकर का बर्थडे भी इसी दिन है। दूसरा, जो इस टाइम पे चीफ जस्टिस थे, जस्टिस सीकरी, उनका ये लास्ट वर्किंग डे भी था, जिस दिन केशवानंदा भारती केस की जजमेंट आई
इस दिन दो इवेंट हुए, सचिन तेंदुलकर भी पैदा हुए और जस्टिस सीकरी जो इस टाइम पे चीफ जस्टिस थे उनका लास्ट वर्किंग डे भी था। ओके, उनका क्या था? लास्ट वर्किंग डे भी था। क्लियर होगी यहां पे बात? अब यहां देखें, 6 महीने लगातार इस केस की हियरिंग हुई है। इंडिया की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा जजेस एक साथ इस केस को सुनने के लिए बैठे 13 जजेस, 13 जजेस ने यह केस सुना। इंडिया के सबसे टॉप के वकील इंक्लूडिंग राम जेठमलानी इस केस में आर्ग्यू करते हैं। इंडिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा केस। जिस दिन इस केस का फैसला आया उस दिन हिंदू में एक न्यूज छपती है, इट इज कॉल्ड द केस दैट सेव्ड डेमोक्रेसी इन इंडिया। क्योंकि इंदिरा गांधी की जो अमेंडमेंट थी उसमें तो पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर आ गया था। केशवानंद भारती केस एक ऐसा भी केस था जिसे पहली बार टीवी पे लाइव टेलीकास्ट कर दिया गया था। मैंने आपसे कहा ना कि जब जजमेंट आती है हर एक जज अपनी जजमेंट पढ़ता है। तो जब टीवी पे लाइव आया ना केशवानंद भारती केस, तब 11 जजेस, टोटल 11 जजेस आउट ऑफ 13 अपनी जजमेंट दे चुके थे। 6 जजेस ने कह दिया था कि 368 पावरफुल है, 5 जजेस ने कहा था कि आर्टिकल 13 पावरफुल है। जो 12th जज थे ना, जब टीवी ऑन होता है हमारा, जो 12th जज जो जजमेंट पढ़ रहे थे उनका नाम था जस्टिस हंसराज खन्ना। क्या नाम था उनका? जस्टिस हंसराज खन्ना। जस्टिस हंसराज खन्ना कहते हैं कि भाई साहब बात ऐसी है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकता है, बट पार्लियामेंट कैनॉट अमेंड द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। यानी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का जो आइडिया है, जो उन्होंने जब हमारा संविधान लिखा, जैसे उन्होंने इंडिया देखा हुआ था, जैसे इंडिया ने सोचा हुआ था, उसको पार्लियामेंट नहीं अमेंड कर सकते। जो उनके आइडियाज थे कि इंडिया कैसा होगा, इंडिया का पार्लियामेंट कैसा होगा, लोगों को क्या क्या मिलेगा, उससे नहीं अमेंड कर सकते। जस्टिस हंसराज खन्ना ने कहा कि ये जो आइडिया है ना कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का, इसे कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? बेसिक स्ट्रक्चर। तो उन्होंने भी इनडायरेक्टली यही कह दिया कि आर्टिकल 13 पावरफुल है। आर्टिकल 13 पावरफुल है। तो स्कोर हो गया 6-6। 12 जजेस ने जजमेंट दे दी थी। 13th जज जिसने जजमेंट पढ़नी थी वो थे जस्टिस सीकरी, जो चीफ जस्टिस भी थे, उनका लास्ट वर्किंग डे भी था। उनके हाथ में हिस्ट्री लिखने का टाइम था और उन्होंने वही किया। जस्टिस सीकरी ने कहा, बिल्कुल सही कहा हंसराज खन्ना जी ने, पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकती है पर बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकती। यहां से इवॉल्व होती है डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, और 6-7 की जजमेंट से कहा जाता है कि आर्टिकल 13 इज पावरफुल, और यहां से जन्म लेता है डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर यानी वो आइडियाज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के हैं कि इंडिया कैसा होगा, इंडिया के लोगों को क्या क्या मिलेगा, उसको नहीं पार्लियामेंट अमेंड कर सकता। अब आपका क्वेश्चन ये है, कोर्ट से पूछा गया कि भाई साहब ठीक है, आर्टिकल 13 पावरफुल है, बेसिक स्ट्रक्चर भी आ गया, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर लिखा कहां पर है? कैसे पता चलेगा कि उनका आइडिया क्या था, क्या नहीं था? तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सीकरी साहब ने कहा कि वो कोर्ट डिसाइड करेगा। यानी बेसिक स्ट्रक्चर जो डॉक्ट्राइन है वो कहीं लिखी नहीं है कि क्या क्या चीजें बेसिक स्ट्रक्चर है, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है। क्लियर हो गया? इससे जुडिशरी के पास ज्यादा पावर आ गई, यानी सुप्रीम कोर्ट ज्यादा पावरफुल बन गया पार्लियामेंट से। काफी बच्चे मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि सर 13 जजेस ने अगर यह कहा तो कल तो गवर्नमेंट 15 जज भी बिठा सकती है। नहीं बिठा सकती बेटा। पता क्यों नहीं बिठा सकती? क्योंकि द पावर टू फिक्स ए रूस्टर फॉर द केसेस इज विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मास्टर ऑफ रोस्टर उसको कहते हैं। किस केस को कितने जजेस सुनेंगे वो चीफ जस्टिस डिसाइड करता है। अगर पिछली जजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को पावरफुल बनाया हुआ है तो क्यों कोई चीफ जस्टिस अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा? तो दिस इज हाउ डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर वाज बोर्न। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? वो आइडियाज है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के। किस केस में आया? केशवानंद भारती केस में। फैसला कब आया? 24 अप्रैल 1973। 24 अप्रैल 1973।
लेकिन इंदिरा गांधी जी ने वापस से 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की 1976 में। इसमें इन्होंने आर्टिकल 368 को वापस से चैलेंज किया, कहा नो अमेंडमेंट कैन बी चैलेंज्ड इन सुप्रीम कोर्ट। अब इंदिरा गांधी फ्रंट फुट पे आ गई थी। उसका बेसिक स्ट्रक्चर ठीक है, लेकिन पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट में क्या कहा कि कोई भी अमेंडमेंट हमारी चैलेंज हो ही नहीं सकती सुप्रीम कोर्ट में। इस प्रोविजन को मिनर्वा मिल्स केस में 1980 में चैलेंज किया गया। और पता है तब चीफ जस्टिस कौन था? इंडिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़, जो आज हमारे चीफ जस्टिस है ना, डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब, उनके फादर है। तो मिनर्वा केस में जब इन्होंने देखा कि इंदिरा गांधी ने आर्टिकल 368 ही अमेंड कर दिया, कहते हैं अमेंडमेंट चैलेंज हो ही नहीं सकती, तो इन्होंने सबसे पहले उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया और कहा एवरीथिंग इन इंडिया इज अंडर जुडिशियल रिव्यू। एवरीथिंग इन इंडिया इज अंडर जुडिशियल रिव्यू। आर्टिकल 13 पहले फंडामेंटल राइट से डील कर रहा था कि खाली फंडामेंटल राइट्स के लिए आप जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने मिनर्वा मिल्स केस में कहा कि एवरीथिंग इन इंडिया इज अंडर जुडिशियल रिव्यू। गवर्नमेंट का कोई भी ऑर्डर, कोई भी एक्शन, कोई भी लेजिस्लेशन, कोई भी अमेंडमेंट आप चैलेंज कर सकते हैं। दिस इज हाउ बेसिक स्ट्रक्चर जो बना कोर्ट का, उसके बेसिस पे हम गवर्नमेंट के किसी भी फैसले को चैलेंज कर सकते हैं। दिस वॉज द ब्यूटी ऑफ मिनर्वा मिल्स केस। सुप्रीम कोर्ट का पावर क्या है। आई होप आपको बेसिक पार्ट, बेसिक स्ट्रक्चर और एवरीथिंग इन इंडिया इज अंडर बेसिक रिव्यू का फैसला समझ आ गया होगा। ओके, सो मिनर्वा मिल्स केस में क्या कहा चंद्रचूड़ साहब ने कि एवरीथिंग इन इंडिया इज अंडर जुडिशियल रिव्यू। एवरीथिंग, खाली वो चीजें नहीं जो फंडामेंटल राइट्स को तोड़ती, एवरीथिंग। सो दिस वॉज हाउ बेसिक स्ट्रक्चर इवॉल्व्ड। दिस इज हाउ बेसिक स्ट्रक्चर इवॉल्व्ड। यह था आज का लेक्चर। एंड इसीलिए अगर आप आज की न्यूज भी देखेंगे, और इसलिए अगर आप आज की न्यूज भी देखेंगे, उसमें क्या लिखा था? आरंट इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। यानी जो डिलिमिटेशन के ऑर्डर्स हैं उन पे भी हम जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, क्योंकि मिनर्वा मिल्स केस में चंद्रचूड़ साहब ने क्या कहा है? एवरीथिंग इन इंडिया इज अंडर जुडिशियल रिव्यू। तो आपके कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी क्वेरीज हो, आप कमेंट करिए। हैव ए ग्रेट डे अहेड ऑफ यू गाइस। लर्निंग, हैप्पी लर्निंग, एंड लेट्स क्रैक इट। थैंक यू वेरी मच गाइस।